U73 हिंदी अध्याय 721 घर वापसी _3। आकाश धीरे धीरे काला हो रहा था और वे पहले से ही दूरी पर तोंगशियान शहर को धुंधला धुंधला देख सकते थे। अब रुकने से निश्चित रूप से उनकी यात्रा में देरी हो सकती थी। यद्यपि मोहुआ की आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें एक अडिग अधिकार की छिपी हुई आभा थी जो ध्यान आकर्षित कर रही थी। खासकर तब जब पूरी यात्रा के दौरान सभी मॉन्स्टर हंटर्स ने मोहुआ के साथ गर्मजोशी और दयालुता से व्यवहार किया था। ऐसी लोकप्रियता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। छोटे भाई, बूढ़े झेंग ने हिचकिचाहट जताई। मोहुआ ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और उसे चुप रहने का संकेत देते हुए चुप कर दिया। बूढ़ा झेंग हैरान था। मोहुआ ने एक पल के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय को प्रकट किया और आसपास का जायजा लिया। धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति गंभीर होती गई और वह बुदबुदाया, ये एक दूसरे दर्जे का राक्षस है। ये सुनकर बूढ़े झेंग के पैर नर्म पड़ गए और उसने कांपती आवाज में कहा, से दूसरी कक्षा। अन्य व्यापारी कृषकों की आंखों में भी भय का भाव था। फिर एक एक करके वे चर्चा करने लगे। असंभव, द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर अपनी मजबूत रक्त क्यूई के साथ दूर से देखे जा सकते हैं। हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया। अल्पविराम। इससे पहले कि वे बोलना समाप्त करते, दाहिनी ओर के उदास जंगलों से एक दबी हुई और डरावनी गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस धीमी गड़गड़ाहट में दुष्ट क्यूई और खून जमा देने वाली रक्त क्यूई शामिल थी। उनके चेहरे तुरंत ही मौत की तरह पीले पड़ गए। यह एक द्वितीय श्रेणी का राक्षस जानवर था। फाउंडेशन स्थापना से भी अधिक शक्तिशाली एक राक्षस जानवर। ऐसा जानवर उन सभी को खा सकता है। द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर की गति के कारण बचने का कोई रास्ता नहीं था। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए, लेकिन मूठ पकड़ने वाले हाथ कांपने बंद नहीं हो रहे थे और उनके चेहरे निराशा से भरे हुए थे। तभी मोहुआ ने चेतावनी दी, हिलना मत। बूढ़ा झेंग भी वास्तविकता में वापस आ गया और जल्दी से धीमी आवाज में बोला, अपनी तलवारें रख दो, कोई हत्या का इरादा मत दिखाओ, राक्षस जानवर की आंखों में मत देखो। इस समय वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि राक्षस जानवर का पेट भर जाए और वह उन पर ध्यान न दे। यदि वे राक्षस जानवर को नहीं उकसाते तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती। अन्यथा ऐसा लग रहा था कि आज उनका स्मृति दिवस होगा। जब सभी लोग बेचैन थे, पेड़ों की काली परछाइयां उभर आईं। जंगल से एक राक्षस जानवर निकला जो मनुष्य जितना लंबा था, जिसकी पुतलियां गहरे भूरे रंग की थीं और शरीर पर काले और सफेद पैटर्न का एक जटिल मिश्रण था, और उसके सिर पर एक शाही राजा चरित्र था। एक दूसरे दर्जे का बाघ दानव। बूढ़े झेंग को अंदर से कड़वाहट महसूस हुई। यह अंत था। दुर्भाग्य से ये रक्तपिपासु और क्रूर बाघ दानवों में से एक था जो राक्षस जानवरों के बीच अपनी दुर्जय शक्ति के लिए जाना जाता था। और टाइगर डैमंस की भूख बहुत बड़ी थी। वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे कागज की तरह सफेद थे। लेकिन मोहुआ हैरान रह गया। बड़ा बाघ, यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? मोहुआ ने कुछ क्षणों तक गौर से देखा और अचानक उसे कुछ समझ में आ गया। क्या ये वो बड़ा बाघ था जिसे काले पहाड़ों के गढ़ में खून चूसने के लिए पाला गया था? जिसे उसने कभी सूखी मछलियां खिलाई थीं, वो छोटी शैतान बिल्ली। यह एक पुराना परिचय था। नहीं, एक पुराना राक्षस। बड़े बाघ की नजर भीड़ में भटकती हुई मोहुआ पर जा टिकी। एक पल के लिए वह अचंभित हुआ, फिर उलझन में पड़ गया और फिर मानो उसने मोहुआ को पहचान लिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं और उसकी आंखों का रौद्र रूप गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह भोजन की तलाश में नहीं था, बल्कि केवल इसलिए आया था क्योंकि उसे किसी परिचित की उपस्थिति का आभास हुआ था। मोहुआ की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, बूढ़े झेंग, मुझे वह राक्षस का मांस दे दो। बूढ़ा झेंग हैरान रह गया। राक्षस का मांस? जिन दो लोगों को हमने पहले मारा था, उन्होंने रास्ते में दो राक्षस जानवरों को मार डाला था, एक कुई वुडवुल्फ और एक लाल आंखों वाला राक्षस भेड़। कुछ सामग्री इकट्ठा कर ली गई थी और कुछ मांस भी रख लिया गया था। ओह ओह, ठीक है। बूढ़े झेंग ने बार बार सिर हिलाया। मोहुआ ने राक्षस का मांस लिया और कहा, तुम सब आगे बढ़ो, मैं इसे खिलाऊंगा। बूढ़ा झेंग स्तब्ध होकर बोला, खिलाओ? हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाया, मैं इस राक्षस जानवर से परिचित हूँ। बूढ़े झेंग ने अपना मुंह चौड़ा किया और मोहुआ से लेकर उसके सामने खड़े डरावने द्वितीय श्रेणी के राजा चरित्र वाले बाघ राक्षस की ओर अविश्वास से देखा। आप कहते हैं कि आप लोगों के साथ अच्छे हैं, लेकिन इसे निश्चित रूप से लोगों से संबंध नहीं कहा जा सकता, है ना? एक द्वितीय श्रेणी का बाघ दानव। ये है
बूढ़े झेन की भावनाएं जटिल थीं, जिन्हें उस समय शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। मुंह हुआ ने अपना छोटा सा हाथ उसकी ओर हिलाया, जल्दी करो और जाओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। बूढ़ा झेन जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मोहुआ को देखा और झिझका। तो छोटे भाई, तुम चिंता मत करो, मोहुआ ने कहा। यह बड़ा काला पहाड़ उसके अपने पिछवाड़े जैसा था। बात बस इतनी थी कि आंगन का नवीनीकरण किया गया था और अपनी अपरिचितता के कारण वो उस समय थोड़ा अलग थलग महसूस कर रहा था। बूढ़े झेंग ने आकाश की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, छोटे भाई, इस महान दयालुता के लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। हमारे समूह में हम फुल्लू बिल्डिंग के ठीक सामने ऑकिडिन में ठहरेंगे। अगर तुम शहर में आओ तो मुझे वहां जरूर ढूंढना। ऑकिडिन, क्या यह नया खुला था? उन्हें पहले तोंगशियान शहर में ऐसी कोई सराय याद नहीं आई। मुंह हुआ ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। बूढ़े झेंग ने मोह हुआ को प्रणाम किया और अन्य साधकों ने भी सलामी के साथ अपना आभार व्यक्त किया और फिर सावधानीपूर्वक तोंगशियान शहर की ओर बढ़ गए। द्वितीय श्रेणी के बाघ दानव ने वास्तव में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उन्हें जाने दिया। एक द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर के साथ ऐसी बात अकल्पनीय थी। बूढ़े झेंग को इस पर विश्वास करना कठिन लगा। वह मोह हुआ की ओर देखे बिना नहीं रह सका और आश्चर्य से सोचने लगा, आखिर यह युवा किसान कौन है? अल्पविराम। जब व्यापारी कारवां रवाना हुआ तो मोह हुआ के अलावा आसपास कोई नहीं था। बड़ा बाघ अब खतरनाक नहीं रहा, बल्कि मोह हुआ के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाकर उस पर दहाड़ की आवाज निकाली। मोह हुआ समझ नहीं सका, लेकिन वह मोटे तौर पर इसका अर्थ समझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। नींव स्थापना स्थल पर पहुंचने के बाद मोह हुआ की दिव्य इंद्रिय में गुणात्मक परिवर्तन आया, जिससे वह हत्या के इरादे के प्रति और भी अधिक संवेदनशील हो गया। बड़े बाघ की ओर से कोई दुर्भावना न देखते हुए उसने तय किया कि यह खतरनाक नहीं है और अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए धुंधले जंगल में चलते हुए बड़े बाघ का पीछा करने लगा। बिग टाइगर कुछ कदम चलता, पीछे मुड़कर मोहुआ की ओर देखता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उसका पीछा कर रहा है, और फिर आगे बढ़ जाता। बस इसी तरह वह मोहुआ को एक गुफा तक ले आया। गुफा विशाल और कुछ हद तक नम थी, और यह बाघ के लिए एक स्थायी निवास नहीं, बल्कि एक अस्थायी आश्रय जैसा प्रतीत हो रहा था। मोहुआ थोड़ा आश्चर्यचकित था। एक बड़ा बाघ भी एक से अधिक मांद रखने का अभ्यास करता है। ये वास्तव में आत्मा नहीं बन सकता था, क्या ये हो सकता है? बड़े बाघ ने मोहुआ की तरफ देखा, उसे वहीं रुकने का इशारा किया और फिर गुफा में और अंदर घुस गया। कुछ ही देर बाद वह मुंह में लगभग 10 थैलियां लेकर वापस लौटा। ये भंडारण बैग नए और पुराने दोनों डिजाइन में भिन्न थे, कुछ तो बहुत ही उत्तम थे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये बैग मारे गए लोगों से एकत्र किए गए थे या उनसे लिए गए थे। बाघ ने मोहुआ के सामने भंडारण बैग रख दिए। एक लंबे समय तक स्तब्ध चुप्पी के बाद मोहुआ को धीरे धीरे समझ आने लगी। ये बड़ा बाघ, क्या ये किसी दयालुता का बदला था? उसने इसे 2 बार बचाया था और इसने इसे ध्यान में रखते हुए इन भंडारण बैगों को इकट्ठा किया था ताकि जब वे फिर से मिले तो उन्हें उपहार के रूप में दे सकें। मोहुआ को एक क्षण के लिए अप्रत्याशित रूप से भावुकता महसूस हुई। उसने भंडारण बैगों को फिर से देखा, जिनमें से अधिकांश साधारण नहीं थे और उनके डिजाइन मॉन्स्टर हंटर्स से भिन्न थे, इसलिए मोहुआ को राहत महसूस हुई। मोहुआ ने कुछ कुई वुड वुल्फ राक्षस का मांस निकाला और उसे बिग टाइगर की ओर फेंक दिया। बड़े बाघ ने उसे सूंघा, पाया कि वह काफी ताजा है और अपने अगले 2 पंजों में मांस पकड़े हुए बैठकर बड़े चाव से खाने लगा। मोहुआ ने बड़े बाघ को काफी देर तक देखा, उसे यह दृश्य काफी अनोखा लगा। इसमें सफेद और रहस्यमय पैटर्न थे तथा इसके माथे पर एक राजा अक्षर अंकित था। उसने अपने पिता मोशान, एल्डर यू और कुछ अन्य अनुभवी मॉन्स्टर हंटर्स से पूछा था, लेकिन इस तरह के बाघ के आकार के राक्षस जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था। मोहुआ ने श्री जुआंग से भी पूछा। श्री जुआंग की आंखें तेज हो गईं। उन्हें कुछ तो स्पष्ट पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे सीधे तौर पर नहीं कहा, केवल ये टिप्पणी की कि ये कुछ हद तक दुर्लभ है, वास्तव में असामान्य है। आज तक मोहुआ को अभी भी ठीक से पता नहीं चला कि यह किस प्रकार का राक्षस जानवर था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि यह वास्तव में मनुष्यों को नहीं खाता था, और यह बहुत चतुराईपूर्ण था। मोहुआ ने कुछ देर तक बिग टाइगर को देखा, फिर अनजान बनकर अपना सिर हिलाया। उसने बाहर अंधेरे होते आकाश की ओर देखा और बड़े बाघ से कहा, मुझे जाना होगा।
कुछ दिनों में मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ सूखी छोटी मछलियां लाऊंगा। बिग टाइगर स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, मानो उसे लग रहा था कि द्वितीय श्रेणी के बिग टाइगर के रूप में उसकी गरिमा को महुआ द्वारा कम करके आंका जा रहा है। फिर भी उसने मना नहीं किया। महुआ ने भंडारण बैग एकत्र किए और उन्हें एक जगह रख दिया। आखिरकार ये बिग टाइगर की ओर से एक दयालु इशारा था, इसे अस्वीकार करना अपमानजनक होगा। इसके अलावा महुआ को ये जानने की काफी जिज्ञासा थी कि इन भंडारण बैगों में क्या है और वे किसके हैं। इसके बाद महुआ ने बिग टाइगर को अलविदा कहा और फिर अकेले ही टोंडक्सियन शहर की ओर पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही वह गहरे पहाड़ों को छोड़कर भीतरी पर्वत पर पहुंचा, वहां का दृश्य उसके लिए बहुत परिचित हो गया। अतीत की सारी यादें उभर आईं। आध्यात्मिक खदानें, कियान परिवार, बड़े दानव, और वे दिन जब वह अपने पिता के साथ पहाड़ों पर ऊपर नीचे दौड़ता था, बड़े काले पहाड़ को जानता था, नक्शे बनाता था और संरचनाएं स्थापित करता था। महुआ भावुक होने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कल की ही बात हो। आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था, इसलिए महुआ ने अपनी गति तेज कर दी। जल मार्ग पर अपनी महारत का फायदा उठाते हुए वह छोटा रास्ता अपनाता हुआ तेजी से भीतरी पर्वत को पार करता हुआ बाहरी पर्वत पर पहुंच गया। रास्ते में वह राक्षस जानवरों, मियाजमा और जहरीले दलदल से बचता रहा। इसके बाद उन्होंने कई घंटों तक पैदल यात्रा की। जब वह तोंगशियान शहर पहुंचा तो रात गहरा चुकी थी। आकाश तारों से भरा हुआ था और तोंगशियान शहर की रोशनी मंद थी। महुआ ने अपने कदम धीमे कर दिए और जैसे ही वह शहर के द्वार के पास पहुंचा, वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने वहां एक परिचित व्यक्ति को प्रतीक्षा करते देखा। सुंदर और सौम्य, ऐसा लग रहा था कि जब से उसे मॉन्स्टर हंटर से खबर मिली थी, वह शहर के द्वार पर खड़ी थी, उत्सुकता से दूर पहाड़ी सड़क को देख रही थी, उस छोटे से रूप की प्रतीक्षा कर रही थी जिसका वह दिन रात इंतजार करती थी। यहां तक कि जब सूरज डूब गया और रात छा गई, तब भी वह मौन जागरण में लगी रही। अपने बच्चे के घर आने का इंतजार कर रही है। महुआ ने उसे देखा, लेकिन उसने उसे नहीं देखा था। उसका चेहरा उत्सुकता और लालसा से भरा हुआ था जब वह दूर तक देख रही थी। महुआ के दिल में कंपन हुआ और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वह हवा की तरह शहर के द्वार की ओर दौड़ा। माँ! लियू रुहुआ ने यह आवाज सुनी, वह कांप उठी, पीछे मुड़ी और महुआ को अपनी ओर दौड़ते हुए देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। जब महुआ उसके पास पहुंचा तो उसने उसका चेहरा देखा, जो थोड़ा अपरिचित होते हुए भी वही चेहरा था जो उसके सपनों में छाया हुआ था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंसू बहने बंद नहीं हो रहे थे। लियू रुहुआ ने महुआ को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, मानो दुनिया का सबसे कीमती खजाना पकड़ रही हो। सुरक्षित, आप वापस आ गए हैं। लियू रुहुआ की आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन यह नर्म थी, गर्म हवा की तरह। हाँ। महुआ की आंखें आंसुओं से चमक रही थीं और वह अपनी माँ की गोद में सिर हिला रहा था। माँ, मैं घर आ गया हूँ। हुआ घर लौट आए हैं और उन्होंने अपना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट भी पूरा कर लिया है। ये खबर तुरंत ही टोंगशियान शहर में फैल गई। टोंगशियान शहर के सभी साधक, चाहे उन्होंने अफवाहें पहले सुनी हो या बाद में उन्हें पता चली हो, आश्चर्यचकित भी हुए और बहुत खुश भी हुए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि महुआ कुछ ही वर्षों की यात्रा के बाद अपनी नींव स्थापित कर लेगा। और चूंकि महुआ ने फॉर्मेशन के अध्ययन में इतनी उत्कृष्टता हासिल की है, इसलिए समय मिलने पर शायद वह द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर भी बन सकता है। एक द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर, ऐसा व्यक्ति सैकड़ों वर्षों में एक बार भी तोंगक्सियन शहर में दिखाई नहीं दे सकता है। एल्डर यू इतने प्रसन्न हुए कि वे अपना मुंह बंद नहीं कर सके। उन्हें शुरू से ही पता था कि बालक महुआ बहुत प्रतिभाशाली और दयालु है और उसके पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह भविष्य इतनी जल्दी आ जाएगा। कुछ वर्षों तक ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, और बस इसी तरह महुआ ने अपनी नींव स्थापित कर ली। अब जबकि महुआ घर लौट आया था, आमतौर पर कुछ हद तक कंजूस एल्डर यू ने विशेष रूप से महुआ के लिए स्वागत भोज आयोजित करने के लिए लंबे समय से बचाए गए आत्मा पत्थरों को निकाला। मो शान को पता था कि यद्यपि एल्डर यू एक फाउंडेशन बिल्डिंग एल्डर थे, उन्होंने वर्षों से अधिकांश ढीले कल्टीवेटर्स की देखभाल की थी और बहुत कम बचत के साथ समाप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन्स जमा नहीं किए थे। हालांकि तोंगशियान शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। स्वच्छंद साधक अब अधिक आराम से रह रहे थे,
और स्वाभाविक रूप से वे उसे अपना पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसलिए मो शान ने कहा, इसे मोहुआ का फाउंडेशन स्थापना भोज माना जाना चाहिए और एल्डर यू को आत्मा पत्थर प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तोंगशियान शहर में स्थापना भोज मूलतः सबसे भव्य भोज होता है। लूज कल्टीवेटर्स के लिए आधार स्थापित करना कठिनाइयों से भरा होता है। फाउंडेशन स्थापना में सफलता सबसे बड़ा उत्सव है और इसमें आमतौर पर एक भव्य भोज का आयोजन और मेहमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को आमंत्रित करना शामिल होता है। मो शान और लियू रुहुआ ने भी अतीत में एक दिन अपने बेटे मोहुआ के लिए फाउंडेशन स्थापना भोज आयोजित करने की कल्पना की थी, लेकिन तब तक ये सिर्फ एक इच्छाधारी सोच थी। लूज कल्टीवेटर्स के लिए अपनी नींव स्थापित करना आसान नहीं है। मोहुआ जन्म से ही दुर्बल था, उसकी आध्यात्मिक जड़ न तो अच्छी थी और न ही बुरी, तथा साधना का उसका मार्ग निश्चित रूप से कठिनाइयों से भरा था। भले ही मोहुआ के पास वास्तव में वह दिन था जब उन्होंने अपनी नींव स्थापित की थी, वे इसे स्वयं देखने के लिए, मोहुआ को नींव की स्थापना करते हुए देखने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनका 15 वर्षीय मोहुआ पहले ही फाउंडेशन स्थापना में सफल हो चुका है। मो शान और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित और बहुत खुश हुए और आज भी उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगती है। यहाँ तक कि जब मोहुआ, जो पहले ही अपनी नींव स्थापित कर चुका था, उनके सामने खड़ा था, तब भी यह एक सपने जैसा लग रहा था। इसके बाद स्थापना समारोह की तैयारियां शुरू हुई। लियू रुहुआ ने काफी संख्या में स्पिरिट स्टोन्स निकाले और फुल्लू बिल्डिंग में एक भोज का आयोजन किया। ये आत्मा पत्थर वर्षों से मोहुआ के लिए बचा कर रखे गए थे। मूल रूप से इनका उपयोग तब किया जाना था जब वह भविष्य में विवाह करेगा। लेकिन अब जब मोहुआ ने अपनी संस्था स्थापित कर ली थी, तो लियू रुहुआ इतनी खुश थी कि उसने जश्न मनाने के लिए कुछ खर्च करने का फैसला किया। आखिरकार मोहुआ अभी जवान था और उसकी शादी के लिए अभी बहुत जल्दी थी। वह बाद में और भी पैसे बचा सकती थी। इसके अलावा फुल्लू बिल्डिंग का आधा हिस्सा मोहुआ का था। मोहुआ के चले जाने के बाद वह आधा हिस्सा पूरी तरह से लियू रुहुआ का हो गया। फुल्लू बिल्डिंग के प्रबंधक आन जियाओफू ने तो लियू रुहुआ को मास्टर तक कह दिया। एन जियाओफू भी मोहुआ के बहुत करीब था, इसलिए फुल्लू बिल्डिंग में इसे आयोजित करना लगभग उनके अपने घर में आयोजित करने जैसा था और इसमें बहुत अधिक स्पिरिट स्टोन्स खर्च नहीं होंगे। स्थापना भोज के दिन ये स्थान काफी भीड़ भाड़ वाला था तथा शहर का लगभग हर लूज कल्टीवेटर वहां उपस्थित था। इन मुक्त साधकों ने या तो मोहुआ को छोटी उम्र से बड़ा होते देखा था, या मोशान के साथ उनके विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध थे, या उन्हें मोहुआ की दयालुता से लाभ हुआ था। शहर के कुछ प्रमुख साधक भी उपस्थित थे, जिनमें अन परिवार, मास्टर लुओ, मास्टर कियान और कुछ छोटे कुलों के सदस्य शामिल थे। वहां बहुत अधिक लोग थे और फुल्लू बिल्डिंग में सभी लोगों के लिए जगह नहीं थी। इसके बाद एन जियाओफू ने पूरी गली की दुकानों को अस्थायी रूप से किराए पर दे दिया। सभी ने आनंदपूर्वक भोजन किया और शराब पी। पूरा तोंगशियान शहर मानो नए साल का जश्न मना रहा था। अन्य क्षेत्रों से आए व्यापारी, जो इस अवसर से अनभिज्ञ थे, ने सोचा कि तोंगशियान शहर में कोई त्योहार मनाया जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि यह एक आधारशिला स्थापना भोज था और जिस साधक ने आधारशिला स्थापित की थी वह ताओवादी दरबार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रथम श्रेणी का निर्माण गुरु था, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर, एक प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर। तोंगशियान शहर जैसे द्वितीय श्रेणी के अमर शहर में ये वास्तव में एक अत्यधिक प्रभावशाली और ख्याति प्राप्त व्यक्ति का प्रतीक है। ये व्यापारी किसी नए स्थान पर पहुंचने पर सम्मान देने के सिद्धांत को भी समझते थे। उन्होंने कुछ मामूली उपहार तैयार किए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वितरित किया ताकि वे एक दूसरे के साथ पे साझा कर सकें और खुशी मना सकें, और यह भी उम्मीद कर सके कि वे एक दूसरे से परिचित हो जाएंगे। कुछ व्यापारियों ने तो मोहुआ को व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए भी कुछ पैसे खर्च किए। चूंकि यह पहले से ही एक खुशी का अवसर था, इसलिए उन्होंने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बूढ़े झेंग ने कुछ संपर्कों का उपयोग करते हुए शराब का एक कप उठाया, अपने मुठभेड़ के बारे में घबराए हुए, और मोहुआ के लिए एक टोस्ट उठाया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षण गुरु, आधारशिला निर्माण के गणमान्य व्यक्ति, वास्तव में वही युवा साधक थे जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे और पूरी यात्रा में बातें करते रहे। उनका मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें एक बत्तख का अंडा समा सकता था। फाउंडेशन स्थापना भोज के दौरान टोस्ट और पे का सिलसिला अनवरत चलता रहा। एल्डर यू बहुत खुश थे, उनका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था, लेकिन उनकी आंखों में उदासी की झलक दिख रही थी।
समय व्यक्ति को उम्र बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अतीत में तुंगशियान शहर में नींव निर्माण साधक के रूप में केवल वही था। उसे दबाव सहना पड़ा और शक्तिशाली कियान वंश के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा। एल्डर यू किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकता था। इसीलिए वह कठोर था, डांटने में कठोर था और अपने तरीकों में निर्दयी था। लेकिन अब ढीले साधकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ एल्डर यू ने राहत की सांस ली और अचानक कुछ बुरा महसूस किया। वह भावना, चाहे कुछ भी हो, पहले की तरह नहीं उठ सकी। अब मो हुआ को देखकर, जिसने मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपनी नींव स्थापित कर ली थी, एल्डर यू को संतुष्टि महसूस हुई और कुछ हद तक आश्चर्य भी हुआ, हालांकि वह ऊपर से शांत रहे। मो हुआ अब मजबूत दिव्य ज्ञान और अधिक तीक्ष्ण अवलोकन कौशल के साथ एल्डर यू की चिंताओं को समझ गया। इसके बाद वह एल्डर यू के साथ शराब पीने चला गया। मो हुआ ने फलों से बनी शराब पी, जिसे उसकी मां ने स्वयं बनाया था, जो स्वाद में गर्म और मीठी थी। उसमें अल्कोहल की थोड़ी सी झलक थी, लेकिन वह तीखी नहीं थी। एल्डर यू अभी भी तेज शराब पी रहे थे। थोड़ी देर पीने के बाद मो हुआ फुसफुसाया, बड़े, आप अभी भी फाउंडेशन स्थापना प्रारंभिक चरण में क्यों हैं? एल्डर यू चौंक गए और मो हुआ को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र एक पहाड़ पर कदम दर कदम चढ़ने जैसा है। इसे साधना करना इतना आसान कैसे हो सकता है? ओह, मो हुआ ने सिर हिलाया। एल्डर यू ने अचानक आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब और खेती नहीं कर सकता। मो हुआ ने अपना सिर हिलाया, तुम खुद को बूढ़ा कैसे कह सकते हो? जरा सोचो, अगर तुम नींव स्थापना के मध्य चरण तक पहुंच गए तो तुम 100 साल और जी सकते हो, और अगर तुम नींव स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंच गए तो 100 साल और। अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो क्या तुम कभी बूढ़े नहीं होगे? एल्डर यू खुद को हंसने से नहीं रोक सके। यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो फिर क्या आसान है? मो हुआ ने पूछा। कियान परिवार का विरोध करना आसान नहीं है, और न ही एक मुक्त साधक के रूप में जीवन यापन करना। अगर यह मुश्किल भी है तो भी आपको ये करना ही होगा। अगर कुछ करने की जरूरत है तो उसे करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आसान है या कठिन, सफल है या नहीं। एल्डर यू विचारमग्न हो गए और एक क्षण बाद उलझन से पूछा, आपको ये सब किसने बताया? मो हुआ ने अपनी छाती थपथपाई, मैं खुद। एल्डर यू को स्पष्टतः इस पर विश्वास नहीं हुआ। मो हुआ का चेहरा गंभीर हो गया, बड़े भाई, मैं पहले ही बाहर घूम चुका हूं। मैं एक नींव निर्माण साधक हूं जिसने दुनिया देखी है। एल्डर यू ने देखा कि हालांकि मो हुआ फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच गया था, फिर भी उसके हाव भाव और व्यवहार हमेशा की तरह ही थे, कुछ हद तक सभ्य, फिर भी मनमोहक। वह मुस्कुराकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फिर उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं बूढ़ा हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले साधना करने के लिए बहुत थका हुआ था, लेकिन अब जब मैं अपनी सांस ले सकता हूं और मेरे पास कुछ खाली समय है, तो क्या यह उच्चतर क्षेत्रों का अनुसरण करने और अपनी साधना को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सही अवसर नहीं है? साधकों, अपना साधना करो और अपना उद्देश्य स्थापित करो। स्वयं को साधना और संयमित किए बिना किसी को साधक कैसे कहा जा सकता है? तो क्या हुआ अगर मैं बूढ़ा हूं? तो क्या हुआ अगर मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं? मानव जीवन में जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता, उसे दृढ़तापूर्वक ताओवादी हृदय का अनुसरण करना चाहिए, एकचित होकर ताओ की खोज करनी चाहिए। एल्डर यू को अचानक एहसास हुआ और उनकी आंखें धीरे धीरे फिर से तेज हो गईं, उनमें थोड़ी उग्रता और थोड़ी हट की झलक दिखाई दी। मो हुआ ने आश्वस्त होकर सिर हिलाया, फिर कहा, बड़े साहब, इस बार आपने मुझसे भोजन मांगा, अगली बार आपसे मांगने की बारी मेरी होगी। भोजन का जुगाड़ करना। एल्डर यू आश्चर्यचकित हो गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि मो हुआ फाउंडेशन स्थापना भोज के बारे में बात कर रहे थे। आप मुझसे क्या खाना मांगना चाहते हैं? मो हुआ का चेहरा गंभीर हो गया, मैं गोल्डन कोर फीस्ट को खंगालना चाहता हूं। एल्डर यू ने पुरानी शराब का एक घूंट फूंक दिया। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं और अभी फाउंडेशन स्थापना के प्रारंभिक चरण में हूं, और आप पहले से ही मेरे गोल्डन कोर फीस्ट को खंगालने के बारे में सोच रहे हैं। लड़के, तुम सचमुच मुझसे भी बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हो। लेकिन कुछ देर रुककर उसने सोचा, आखिर कोई सपने देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता? किस हक से कोई सपने देखने की हिम्मत नहीं कर सकता? यदि किसी के पास यह आकांक्षा ही नहीं है, तो ताओ की साधना करने का क्या मतलब है? बड़े यू ने दांत पीसते हुए शाप दिया। ठीक है, भाड़ में जाए, गोल्डन कोर ही तो है। एल्डर यू की आवाज थोड़ी ऊंची थी, जिसमें भाड़ में जाए
जैसी आवाज थी जिसे उनके आसपास के सभी लोग सुन सकते थे, जिससे वे आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तभी एल्डर यू को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बारी से बाहर बोल दिया था, लेकिन वह बहुत मोटा था और उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। मोहुआ के साथ गिलास टकराते हुए वह शराब पी रहा था। अन्य लोगों ने भी चतुराई से अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ ही दूरी पर यू चेंगई कुछ सोच में डूबी हुई थी। उसके पिता ने बहुत समय से किसी को गाली नहीं दी थी। जब से तोंगशियान शहर में उनके दिन बेहतर हुए हैं, उसके पिता का स्वभाव बहुत नर्म हो गया है और वह अब शायद ही कभी पहले की तरह गालियां देते हैं। वह इतना सौम्य था कि यू चेंगई को भी थोड़ा अलग थलग महसूस हुआ। लेकिन अब यू चेंगई ने अपने पिता को फिर से गाली देते हुए सुना। हालांकि यह स्पष्ट और सरल था, लेकिन इसमें केवल एक कच्चा भाड़ में जाए वाक्य था जो पूरी तरह से भावनापूर्ण था और कोई चालाकी नहीं थी। उसे अपने हृदय में अप्रत्याशित रूप से अधिक शांति का अनुभव हुआ। वास्तव में ये वही पिता था जिससे वह परिचित था। यू चेंगई ने चुपचाप सोचा। मोहुआ वास्तव में गाली देना चाहता था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा और अपनी माँ लियुरुहुआ को अपनी ओर देखते हुए देखा, तो उसके शब्द पहले से ही उसकी जुबान पर थे, इसलिए उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं गाली नहीं देता, मोहुआ ने चुपचाप खुद से कहा। अल्पविराम। फाउंडेशन स्थापना भोज के बाद मोहुआ कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह तोंगशियान शहर में बहुत प्रसिद्ध था, उसके बहुत से परिचित थे और अनजाने में ही इधर उधर घूमने में उसे कई दिन लग जाते थे। उन्होंने प्रशिक्षक यान से मुलाकात की। प्रशिक्षक यान मैनेजर मो के साथ माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट के पुनर्निर्माण पर काम करने में व्यस्त थे। शून्य से शुरू करके एक संप्रदाय का निर्माण करना कठिन है, लेकिन प्रशिक्षक यान की इच्छाशक्ति दृढ़ थी और उन्होंने हार नहीं मानी। लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के पूर्वजों और पिछली पीढ़ियों के संप्रदाय नेताओं के शवों को गद्दार लू चेंडियुन द्वारा लौह शवों में बदल दिया गया था, जिससे तानाशाह को दूसरों पर अत्याचार करने में मदद मिली। जब शवों का मुद्दा सुलझ गया तो इन शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया तथा प्रशिक्षक यान उन्हें तोंगशियान शहर के पास एक पहाड़ी पर दफनाने के लिए ले आए। हरे भरे पहाड़ और स्वच्छ जल लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय के पूर्वजों के लिए विश्राम स्थल बन गए। मोहुआ धूपबत्ती चढ़ाने गया और अपना सम्मान व्यक्त किया। माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट से स्पिरिट पिवट अल्टीमेट फॉर्मेशन सीखने और उनकी विरासत से लाभान्वित होने के बाद निश्चित रूप से उन्हें अपना आभार प्रकट करने के लिए सम्मान देना पड़ा। प्रशिक्षक यान अब बड़े हो चुके मोहुआ को देखकर संतुष्ट हुए, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति होने के कारण उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चाय पर कुछ देर तक संरचना के पहलुओं पर बातचीत करने के बाद मैनेजर मो ने चुपचाप मोहुआ को एक तरफ खींच लिया। मैनेजर मो ने चित्रों का एक ढेर निकाला और मोहुआ को देते हुए चिंतित भाव से कहा, मैं कई दिनों से इस बात को लेकर बहुत तनाव में हूं, मुझे इस पर सोचने में मदद करें। जैसे ही मोहुआ ने चित्रों को देखा, उसे एहसास हुआ कि वे सभी महिला साधकों के चित्र थे। मोहुआ को उनके साथ परिचित और अपरिचित दोनों महसूस हुआ। परिचित इसलिए क्योंकि उन्हें अक्सर संप्रदायों और कुलों द्वारा निजी तौर पर भेजे गए ऐसे सौंदर्य चित्र प्राप्त होते थे जो उन्हें अपने परिवारों में विवाह करने के लिए लुभाने की कोशिश करते थे। समय दक्षिण यू शहर में लू चेंडियुन ने ऐसा काम किया था। वह उस महिला के चित्र से परिचित नहीं था जो स्पष्ट रूप से अधिक परिपक्व था और उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। ये है, मैनेजर मो ने चोर की तरह व्यवहार करते हुए फुसफुसाते हुए कहा, अपने वरिष्ठ भाई को एक दाव साथी खोजने में मदद करना। मोहुआ ने मन ही मन सोचा जैसी कि उम्मीद थी और फुसफुसाया, ऐसी बात, क्या आपको प्रशिक्षक को स्वयं चुनने नहीं देना चाहिए? मैनेजर मो ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लकड़ी जैसा घना लोहे का पेड़ जो खिलेगा नहीं, उससे पूछना व्यर्थ है। उसने कई चित्रों को पलटते हुए मोहुआ के सामने रख दिया, मुझे भी देखने में मदद करो। ये कैसा रहेगा? एक निश्चित उम्र की महिला, फिर भी आकर्षक, दिखने में आकर्षक और कथित तौर पर ढेर सारे स्पिरिट स्टोन्स के साथ अकेली रहती है। मोहुआ ने एक अंधे स्थान को देखा। उसके ये आत्मा पत्थर, ये उसे कैसे मिले? मैनेजर मो दंग रह गए, फिर उन्होंने अपने सिर पर थप्पड़ मारा, ठीक है, यह नहीं चलेगा। ये बहुत करीब था, लगभग दिखावे से गुमराह किया गया था। अगर मैंने यह बात अपने बड़े भाई को दिखाई होती तो वह बहुत क्रोधित हो जाता। मैनेजर मो ने फिर एक और लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लड़की उतनी सुंदर नहीं है, लेकिन वह एक अच्छे परिवार से आती है, 100 मील दूर रहने वाले सोन परिवार की बेटी।
बस बताया जाता है कि उसका स्वभाव बहुत खराब है, यही वजह है कि उसने 100 साल से शादी नहीं की है। बुरा स्वभाव प्रशिक्षक को शोभा नहीं देगा, है ना? मैनेजर मो ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर मेरे बड़े भाई ने सचमुच उससे शादी कर ली, तो बेमेल व्यक्तित्व शायद और भी ज्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। उसने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाना जारी रखा। यह एक संप्रदाय के बुजुर्ग की बेटी है, शायद मेरे वरिष्ठ भाई की मदद कर सकती है अगर वह संप्रदाय का पुनर्निर्माण करना चाहता है। ये वाला नहीं, बहुत सांसारिक। यह चित्र बहुत नकली है। कलाकार को संभवतः टिप के रूप में बहुत सारे स्पिरिट स्टोन दिए गए थे। ये वाला मेकअप बहुत भारी है, चेहरा मौत की तरह पीला रंगा हुआ है। अल्पविराम। मैनेजर मो ने कई लोगों को खारिज कर दिया, उनमें से किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया। फिर अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। ये तो अच्छी है। हालांकि वो देखने में साधारण है, पर उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो फॉर्मेशन के लिए बहुत जुनूनी है। उसकी शादी को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसी। मो हुआ ने एक नजर डालने के लिए झुककर देखा, एक महिला को देखा जिसके बाल बंधे हुए थे और चेहरा सादा था, बिना किसी मेकअप के, विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बुद्धिमान था। वास्तव में वह प्रशिक्षक के लिए एक अच्छी जोड़ी लग रही थी। मैनेजर मो को भी धीरे धीरे लगने लगा कि वह उपयुक्त है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह बुदबुदाया। बात बस इतनी है कि मेरे बड़े भाई की जिद और उसकी रियलपन के कारण शायद दूसरे लोग उसे पसंद न करें। मेरे मूर्खता में क्या समस्या है? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। मैनेजर मो ने ऊपर देखा तो पाया कि प्रशिक्षक यान उदासीन चेहरे से उनकी ओर देख रहे थे। खत्म। मैनेजर मो की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि जब वह और मो हुआ प्रशिक्षक यान के लिए दाव साथी चुनने के लिए चुपके से घूम रहे थे, प्रशिक्षक यान उनके ठीक पीछे खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने जो आलोचनाएं की थीं, वे निश्चित रूप से सुनी गईं। मो हुआ चुपचाप स्थिति को देखता रहा। उसकी दिव्य अनुभूति प्रबल थी और वह वास्तव में पहले से ही जानता था कि प्रशिक्षक यान आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधक मो को कार्य में इतना तल्लीन होते देख कि उनका पूरा ध्यान उस पर लगा हुआ था, उनमें बाधा डालने का साहस नहीं हुआ। प्रशिक्षक यान का चेहरा काफी अप्रिय लग रहा था। प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए मैनेजर मो हकलाते हुए बोले, मुझे अभी याद आया, मुझे अभी भी फॉर्मेशन पवेलियन में कुछ काम निपटाना है, मुझे वापस जाना चाहिए। ये कहकर वह तेजी से हवा की तरह भाग गया। मो हुआ को तो ये भी नहीं पता था कि मोटे मैनेजर मो की चाल ढाल इतनी प्रभावशाली है। मैनेजर मो के चले जाने के बाद मो हुआ को भी रुकना अनुचित लगा, इसलिए वह उठे और सम्मानपूर्वक झुके। प्रशिक्षक, मैं वापस जा रहा हूं, मैं आपसे किसी और समय मिलने आऊंगा। प्रशिक्षक यान ने मो हुआ की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए सिर हिलाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी, उस मोटे आदमी की बुरी आदतें मत अपनाना। जिस मोटे प्रशिक्षक यान का उल्लेख किया गया था, वह स्वाभाविक रूप से प्रबंधक मो थे। हाँ, प्रशिक्षक, मो हुआ ने आश्वासन के साथ सहमति व्यक्त की और फिर वहां से भाग निकला। मो हुआ के जाने के बाद प्रशिक्षक यान ने असहाय होकर आह भरी और बिखरे हुए चित्र कागजों को उठाने के लिए नीचे झुका और उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया। लेकिन उनमें से एक को उठाते समय प्रशिक्षक यान अचानक रुक गए। ये चित्र एक महिला का था, उसके बाल बंधे हुए थे, चेहरा सादा था, कोई मेकअप नहीं था, उसकी निगाहें एकाग्र थीं, वह अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। एक महिला फॉर्मेशन मास्टर जो फॉर्मेशन पर शोध करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, 9 पैटर्न फॉर्मेशन बनाने में सक्षम थी। प्रशिक्षक यान क्षण भर के लिए सोच में खो गए। अल्पविराम। प्रशिक्षक यान को विदाई देने के बाद मोहुआ बूढ़े श्री फैंग से मिलने गए। बूढ़े मिस्टर फैंग ने मोहुआ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। बचपन में मोहुआ कमजोर था और उसमें रक्त की कमी थी। ये बूढ़े श्री फैंग थे जिन्होंने गोलियों के साथ उसकी देखभाल की थी। बाद में जब उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं, तो बूढ़े मिस्टर फैंग पर भरोसा करने के सौभाग्य से उन्हें कोई गंभीर परेशानी नहीं हुई। बूढ़े श्री फैंग फाउंडेशन स्थापना भोज में शामिल नहीं हुए थे। बूढ़े श्री फैंग एक पिल मास्टर थे जो एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में एक पद पर थे, लोगों का इलाज करते थे और उन्हें बचाते थे, लगातार व्यस्त रहते थे, और इसके अलावा वे अपनी वृद्धावस्था के कारण शोर के बजाय शांति पसंद करते थे। लियू रुहुआ ने मोहुआ के लिए कुछ स्वादिष्ट और हल्के व्यंजन तैयार किए, जिन्हें वह बूढ़े मिस्टर फैंग के पास चखने के लिए ले गई। मोहुआ ने बूढ़े मिस्टर फैंग को कुछ गोलियों की किताबें और गोलियों की रेसिपी भी दी, जो उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान एकत्र की थीं, जो उनके पुनर्मिलन के लिए एक उपहार था। बूढ़े मिस्टर फैंग बहुत खुश थे, अपनी दाढ़ी सहला रहे थे और लगातार सिर हिला रहे थे।
फिर उसने मुंह हुआ की ओर देखा और अपनी भावनाओं की बाढ़ महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। मुंह हुआ वास्तव में उनकी चौकस निगाहों के नीचे बड़ा हुआ था, एक छोटे बच्चे से धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और अब हालांकि वह केवल 15 वर्ष का था, फिर भी बहुत बुरा नहीं था। वह एक प्रसिद्ध प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर और एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर बन गया था, और उन्होंने टोंगशियान शहर में कई साधकों की मदद करने के लिए भी संरचना का उपयोग किया था। अच्छा बच्चा, बूढ़े मिस्टर फैन की आंखें संतुष्टि से भरी थीं। एप्रिकॉट फॉरेस्ट हॉल में हलचल मची हुई थी और बूढ़े मिस्टर फैन काफी व्यस्त थे। मुंह हुआ ने और अधिक परेशान होने की इच्छा नहीं जताई, और एक छोटी सी बातचीत के बाद और यह पुष्टि करने के बाद कि बूढ़े श्री फैन ठीक हैं, जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाने से ठीक पहले बूढ़े मिस्टर फैन को कुछ याद आया, एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर गंभीरता से बोले, मुंह हुआ, इतनी कम उम्र में इस तरह की साधना और निर्माण में निपुणता प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ है, और आपका भविष्य असीम है। लेकिन यदि भविष्य में आपकी साधना इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाए कि इस संसार के सभी असंख्य साधक और सभी जीव तुच्छ चींटियां मात्र रह जाएं, आपके पैरों के नीचे की धूल मात्र। आपको अपनी मूल आकांक्षाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी भी अलग और उदासीन नहीं होना चाहिए। मत भूलो, सबसे विनम्र लोग भी इंसान ही हैं, जो सुख और दुख के साथ जीवित रहते हैं। मुंह हुआ आश्चर्यचकित रह गया, फिर अपनी समझ से चमकती आंखों और एक शुद्ध मुस्कान के साथ उसने आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है दादाजी फैंग, मैं इसे अपने दिल में रखूंगा। इसके बाद मुंह हुआ ने दरबारी नेता झो से मुलाकात की। दरबारी नेता झो बहुत उत्साहित और आभारी थे। वह वृद्ध थे और कई वर्षों से अपने पद पर कार्यरत थे। हालांकि वे मेहनती थे, उनकी उपलब्धियां मामूली थीं, और वे अपने शेष जीवन को शांति से बिताने के लिए सेवानिवृत्ति पर विचार कर रहे थे। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में ही टोंगशियान शहर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। रिफाइनरी की दुकानों के उद्घाटन, कीमियागर के व्यवसायों की स्थापना, बड़े संरचनाओं का निर्माण, बड़े राक्षसों का वध और क्षेत्र की सुरक्षा के साथ कोर्ट लीडर के रूप में उनकी उपलब्धियों को वास्तव में उल्लेखनीय कहा जा सकता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद दरबारी नेता झो ने अपनी पसंदीदा चाय निकालने, उसे बनाने और मुंह हुआ के साथ उसका स्वाद लेने तथा कुछ देर बातचीत करने का समय निकाल ही लिया। उन्होंने मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में मुंह हुआ की यात्राओं के दौरान टोंगशियान शहर की विभिन्न बड़ी और छोटी कहानियों के बारे में बात की। मुंह हुआ ने दरबारी नेता झो के साथ सहजता से बातचीत की और थोड़ी देर बाद वह झांग लैन के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। वह झांग लैन, जो कि एक गुजरते हुए अनाम दयालु चाचा थे, के बारे में काफी चिंतित थे। दरबारी नेता झो ने कुछ हद तक आश्वस्त होकर मुंह हुआ को झांग लैन के बारे में सब कुछ बता दिया। झांग लैन अपने कबीले में वापस आ गया था। झांग परिवार टोंगशियान शहर से बहुत दूर था। झांग लैन ने अपने कबीले के जटिल मामलों से बचने के लिए टोंगक्सियन के दूरस्थ छोटे अमर शहर में बसने का विकल्प चुना था। अब जब उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्राप्त कर लिया था, तो इससे बचना संभव नहीं था, उन्हें वापस लौटना ही था। जहां तक उनकी वापसी के बाद की बात है, तो दरबारी नेता झो को झांग परिवार के आंतरिक मामलों का विवरण नहीं पता था। मुंह हुआ को अफसोस हुआ। वह वास्तव में अंकल झांग लैन को फिर से देखना चाहता था और वैसे ये दिखाना चाहता था कि उसने फाउंडेशन स्थापना भी हासिल कर ली है। लेकिन अब जब वह अपने कबीले में वापस आ गया है, तो ये कहना मुश्किल है कि वे फिर कब मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि क्या जब तक वे दोबारा मिलेंगे तब तक झांग लैन को कोई दाव साथी मिल जाएगा। उम्मीद है कि उसे अपने परिवार द्वारा विवाह के लिए मजबूर नहीं किया गया होगा, केवल एक ऐसी महिला से विवाह करने के लिए जिसे वह प्यार नहीं करता था, और फिर एक अन्य महिला के प्यार में पड़ गया जिसे वह बाहर नहीं पा सकता था। जैसे ही मुंह हुआ ने दरबारी नेता झो के साथ बातचीत की, उसका छोटा सा दिमाग काम करने लगा। उसने पढ़ी हुई घिसी पिटी रोमांस कहानियों को याद करना शुरू कर दिया और झांग लैन के लिए एक नाटकीय प्रेम और घृणा की गाथा की कल्पना करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब चाय खत्म हो गई, तो मुंह हुआ विदा लेने के लिए उठा। दरबारी नेता झो अपने कर्तव्यों में व्यस्त थे, इसलिए मुंह हुआ अब और अधिक दबाव नहीं डालना चाहते थे। दरबारी नेता झो ने मुंह हुआ को खुद दरवाजे तक छोड़ा और अपने आधिकारिक कामों में लग गए। कुछ ही पल बाद उन्हें मुंह हुआ की याद आई और उन्होंने अफसोस और चिंता के मिले जुले भाव से सिर हिलाया। असीम संभावनाएं। बस टोंगशियान शहर का पानी एक बड़े ड्रैगन को पालने के लिए बहुत उथला है। अल्पविराम। दरबारी नेता झो से अलग होने के बाद मुंह हुआ ने अपने बचपन के कुछ दोस्तों से मिलने के लिए समय निकाला, जो उसके साथ बड़े हुए थे।
उनमें से अधिकांश मॉन्स्टर हंटर्स बन गए थे और धीरे धीरे परिपक्व हो रहे थे तथा जिम्मेदारियां उठा रहे थे। दाजू अभी भी मास्टर चेन के अधीन शिल्पकला शोधन में प्रशिक्षुता प्राप्त कर रहा था और वह लगातार कुशल होता जा रहा था, जिससे मास्टर चेन बहुत संतुष्ट थे। हालांकि दाहू और अन्य लोग अब तोंगजियान शहर में नहीं थे। दाजू से पूछने पर मोहुआ को इसका कारण पता चला। जैसे जैसे तोंगशियान शहर अधिक समृद्ध होता गया और अधिक साधक वहां से गुजरने लगे, एक संप्रदाय के बुजुर्ग ने तीनों को देखा, शरीर शोधन के लिए उनकी योग्यता को पहचाना और तीनों को साधना के लिए संप्रदाय में शिष्य के रूप में ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि इस संप्रदाय का नाम महान वन्य क्षेत्र संप्रदाय था, जो ली राज्य के दक्षिण में स्थित था, जो बर्बर भूमि की सीमा पर था और इतनी दूर था कि वे हर कुछ वर्षों या एक दशक में केवल एक बार ही लौट सकते थे। महान जंगल संप्रदाय। मोहुआ ने चुपचाप नाम नोट कर लिया। उसे यकीन नहीं था कि क्या उसे कभी वहां जाने और दाहू और अन्य लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। अल्पविराम। कई दिनों तक भटकने और हर उस व्यक्ति से मिलने के बाद जिससे वह मिलना चाहता था और उसे कुछ खास करने को नहीं मिला, तो मोहुआ को बिग टाइगर का ख्याल आया। उसने अपनी मां से बड़ी सूखी मछलियों का ढेर तैयार करवाया। छोटी राक्षस बिल्ली एक बड़े बाघ में बदल गई थी, जो एक द्वितीय श्रेणी का राक्षस जानवर था, और छोटी सूखी मछलियां उसके लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, इसलिए उन्हें बड़ी मछलियां बनानी पड़ी। तोंगशियान शहर में पहाड़ तो बहुत थे, लेकिन पानी कम था, वहां बड़ी मछलियां नहीं पाई जाती थीं। बाहर से लाई गई मछलियां आकार में भिन्न थीं। सबसे बड़ी मछली मोहुआ से अधिक लंबी थी और सबसे छोटी मछली कम से कम 1 या 2 फुट लंबी थी। मछली के शल्क मोटे थे, वह अजीब दिखती थी तथा उसमें मछली जैसी तीव्र गंध थी। किसान इन्हें कभी कभार ही खाते थे, इसलिए ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और सस्ते भी थे। मॉन्स्टर हंटर के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मोहुआ ने अनुमान लगाया कि बड़ी बिल्ली जैसा दिखने वाला बाघ उन्हें पसंद करेगा। जीवित प्राणियों को भंडारण थैलों में नहीं रखा जा सकता। मृत मछली हो सकता है। मोहुआ ने कई बड़े बड़े बैगों का उपयोग करके कई बड़े बंडलों को पैक किया और सुबह के प्रकाश का लाभ उठाते हुए अपनी पीठ पर सूर्योदय और कंधे पर सूखी मछली को लटकाए वह बिग ब्लैक माउंटेन में प्रवेश किया। कुछ देर तक गहरे पहाड़ में खोज करने के बाद मोहुआ ने एक गुफा में बाघ को किसी अज्ञात राक्षस जानवर की हड्डियों को कुतरते हुए पाया। किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति को भांपकर बड़ा बाघ तुरंत सतर्क हो गया, उसकी निगाहें भयंकर हो गईं। जब उसने देखा कि वह मोहुआ है, तो बिग टाइगर एक क्षण के लिए हिचकिचाया और फिर अपनी हड्डी पर लौट गया। मोहुआ ने उसे सूखी मछली दी। बड़े बाघ ने उसे सूंघा, भौहें सिकुड़ी और एक दहाड़ भी निकाली, मानो उसे कुछ घिन आ रही हो। यह एक बड़ा बाघ था, कोई बड़ी घरेलू बिल्ली नहीं। बड़े बाघों का अपना गौरव होता है। क्या यह आपकी पसंद के अनुरूप नहीं है? मोहुआ थोड़ा हैरान था। उसे याद आया कि जब बिग टाइगर छोटा था तो उसे छोटी सूखी मछलियां खाना बहुत पसंद था। लेकिन बिग टाइगर उससे परेशान नहीं होना चाहता था, वह हड्डियां चाटता रहा। मोहुआ ने जिद नहीं की और कुछ बेहतर करने के लिए न होने के कारण वह गुफा के द्वार पर बैठकर पहाड़ी दृश्यों को देखता रहा। जब बिग टाइगर ने हड्डी को चाटा तो उस पर कोई मांस नहीं मिला। उसने अपने सामने मछली को देखा, बहुत देर तक हिचकिचाया, फिर मोहुआ की गंध को सूंघा जो उसकी ओर नहीं देख रहा था और चुपके से एक मछली को पकड़ लिया और उसे निगल गया। उसने इतनी जल्दी निगल लिया कि उसे कुछ भी स्वाद नहीं आया। उसने मोहुआ की ओर देखा, फिर दूसरी मछली की कोशिश की। फिर विरोध न कर पाने के कारण उसने एक और प्रयास किया। खाते खाते बिग टाइगर ने ऊपर देखा तो पाया कि मोहुआ उसे घूर रहा है और खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है। बड़े बाघ की निगाहें इधर उधर घूम गईं और उसने चुपचाप अपने पंजों से मछली के मुंह को ढक लिया, उन्हें मोहुआ की नजर से छिपा दिया। मोहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी मछलियां भी उसकी ओर फेंक दी। धीरे धीरे खाओ, अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए और लाऊंगा। बिग टाइगर अब संकोची नहीं रहा, वो सूखी मछली को बड़े बड़े कौरों से चबा रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं, यहाँ तक कि वह अपना बड़ा रोएदार सिर मोहुआ पर रगड़ रहा था। अल्पविराम। इस तरह टोंगक्सियन शहर में मोहुआ के दिन धीरे धीरे बस गए। रोजाना खेती करना, संरचनाएं सीखना, अपने माता पिता के साथ समय बिताना, चाय के लिए दोस्तों से मिलना, कभी कभी आराम करने के लिए पहाड़ों में जाना और बिग टाइगर को कुछ सूखी मछलियां खिलाना। लेकिन कभी कभी जब वह अकेला होता तो उसकी आंखों में उदासी छा जाती। इस वीरानी का संकेत दूसरों से छिपाया जा सकता था, लेकिन लियू रुहुआ से नहीं। विचार करने के बाद लियू रुहुआ ने धीरे से पूछा, हुआ तुम अकेले वापस आ गए, जिशिंग और जिक्सी का क्या?
मुंह हुआ अचंभित रह गया, उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। बड़े मार्शल भाई और बड़ी मार्शल बहन वे घर चले गए, बाय परिवार के पास, बहुत दूर। लियू रुहुआ को कुछ अफसोस हुआ और उसने फिर पूछा, तो फिर मिस्टर जुआंग के बारे में क्या? मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे, और काफी देर बाद ही उसने धीमी आवाज में कहा, मालिक, वह भी बहुत दूर चला गया है, बहुत संभव है कि वह कभी वापस ना आए। लियू रुहुआ की आंखों में कोमलता का भाव दिखाई दिया। उसने मुंह हुआ को धीरे से गले लगाया और उसे दिलासा दिया, तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने एक लंबा रास्ता है। अगर ऐसा होना तय हुआ तो तुम फिर जरूर मिलोगे। हम, मुंह हुआ ने धीरे से सहमति जताई। उसके दिल का दुख थोड़ा कम हो गया। अल्पविराम। अगले दिन वह टोनशियान शहर के बाहर दक्षिण पर्वत पर गया। दक्षिण पर्वत सुंदर दृश्यों से परिपूर्ण एकांत स्थान था। दक्षिण पर्वत के ऊपर भूलने वाला निवास था। श्री जुआंग वहां एकांत में रहते थे और मुंह हुआ और उनके योद्धा भाई बहन भी यहां अध्ययन करने आए थे। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। पूर्व निवास की ओर जाने वाला रास्ता खाली और उजाड़ था। बिना पहाड़ी निवास के, बिना बड़े टिड्डे के पेड़ के, बिना बांस के जंगल के, बिना तालाब के और उसमें मछलियों के बिना। पहाड़ पर चढ़ते उतरते रास्ते में वह अब अपने बड़े योद्धा भाई बहन से नहीं टकरा सकता था। अब कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर बांस निवास में आराम नहीं कर रहा होगा, हवा के झोंके का इंतजार कर रहा होगा जो उन्हें नींद से जगाएगा, उन्हें संरचनाएं सिखाएगा या उनके कई सवालों के जवाब देगा। टिड्डी वृक्ष के नीचे वो और उसका बड़ा योद्धा भाई आपस में झगड़ते और मौज मस्ती करते, और उसकी बड़ी योद्धा बहन बगल में बैठकर पढ़ती रहती। मालिक झपकी ले रहा होगा, बूढ़ा कोई शतरंज खेल रहा होगा। ये दृश्य धीरे धीरे धुंधले होते गए, मानो वे सब महज एक स्वप्न थे जो धुंध की एक परत में लिपटे हुए थे, जो वास्तविक और भ्रामक दोनों प्रतीत होते थे। अतीत की घटनाएं लगभग भुला दी गईं। अपने दिल में जटिल भावनाओं के साथ, मुंह हुआ की स्पष्ट आंखों में हल्की उदासी की एक परत थी, जो फिर एक पल में गायब हो गई। जैसे सुबह की धुंध भोर की बढ़ती चमक से दूर हो जाती है। हम फिर मिलेंगे, मुंह हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। अभी भी उसे बहुत कुछ करना था। रास्ता लंबा था, महान दाव विशाल था, और अब उसे जिस बात पर विचार करने की जरूरत थी वह थी फाउंडेशन स्थापना के बाद का रास्ता। अल्पविराम। मुंह हुआ पहाड़ की चोटी पर चुपचाप बैठ गया। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद वह गहरी सोच में डूब गया। अब उन्होंने अपनी नींव स्थापित कर ली थी। उनकी दिव्य इंद्रिय में केवल 14 पैटर्न थे, मध्य चरण आधार स्थापना, लेकिन उनकी दिव्य इंद्रिय में गुणात्मक परिवर्तन के कारण, जो पारे की तरह परिष्कृत था, उनकी दिव्य इंद्रिय अन्य साधकों की तुलना में गुणवत्ता में भिन्न थी। जहां तक इस अंतर के उपयोग का सवाल है, मुंह हुआ ने अभी तक इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन कम से कम इसने उनके दिव्य ज्ञान से दाव को सिद्ध करने की नींव रखी। और ये दिव्य ज्ञान के साथ दाव को सिद्ध करने के अन्य तरीकों से पूरी तरह से अलग था। हालांकि दिव्य अनुभूति से परे, मुंह हुआ ने पाया कि उनकी फाउंडेशन स्थापना मूल रूप से पूरी तरह से गड़बड़ थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी। उनकी आध्यात्मिक जड़ मजबूत नहीं थी, और उनकी साधना तकनीक आध्यात्मिक शक्ति पर केंद्रित नहीं थी। इसलिए यद्यपि उसने अपनी नींव स्थापित कर ली थी, फिर भी उसी लोक के साधकों की तुलना में उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर थी। अपने लड़ाकू भाई और बहन जैसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के साथ तुलना करने की तो बात ही छोड़िए। आध्यात्मिक शक्ति कमजोर, भौतिक शरीर भी कमजोर। मुंह हुआ के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक कमजोर शारीरिक संरचना के साथ जन्मे, अब आधार स्थापना के बाद उनकी रच्ची मजबूत हो गई थी, लेकिन ये शोधन की तुलना में केवल मामूली सुधार था। आधार स्थापना साधकों में वो मूलतः सबसे निचले पायदान पर थे। इसके अलावा फाउंडेशन स्थापना के मंत्र भी परेशानी भरे थे। मुंह हुआ ने एक आध्यात्मिक साधक का मार्ग अपनाया जो जीवित रहने के लिए मंत्र पर निर्भर था। एक फाउंडेशन स्थापना साधक होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से द्वितीय श्रेणी के मंत्र सीखने पड़े, लेकिन उसके पास द्वितीय श्रेणी के मंत्र सीखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब तक उसने जो एकमात्र द्वितीय श्रेणी का मंत्र सीखा था वह था फायरबॉल तकनीक। क्योंकि फायरबॉल तकनीक एक बुनियादी मंत्र था, सर्वव्यापी और सभी प्रकार के मंत्रों में सबसे कम दुर्लभ। किसी भी राज्य की सीमा में जब तक कुछ निश्चित ग्रेड है, फायरबॉल तकनीक के अनुरूप ग्रेड अनिवार्य रूप से होंगे। जब मुंह हुआ दाली माउंटेन राज्य सीमा से वापस लौटा तो उसने रास्ते में कुछ फायरबॉल तकनीक गुप्त मैनुअल एकत्र किए, उन्हें क्रॉस रेफरेंस किया, खुद को समझा और द्वितीय श्रेणी फायरबॉल तकनीक सीखी।
यद्यपि यह उनकी प्रथम श्रेणी फायरबॉल तकनीक की तरह पूर्णता के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन इसकी शक्ति बढ़ गई थी और यह मुश्किल से उपयोग करने योग्य था। बाद में वह इसका और अध्ययन करेंगे और इसे परिष्कृत करेंगे। फायरबॉल तकनीक के अलावा मोहुआ जिस भी मंत्र में निपुण था, उसे उन्नत नहीं किया जा सका। जल पारगमन चरण झांग परिवार की सर्वोत्तम तकनीक थी। जब झांग लैन ने उन्हें पढ़ाया तो उन्होंने केवल प्रथम श्रेणी को पढ़ाया, द्वितीय श्रेणी पर विचार नहीं किया। उस समय झांग लैन केवल क्यूई शोधन के 9वें स्तर पर था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि मोहुआ इतनी जल्दी फाउंडेशन स्थापना में आगे बढ़ जाएगा। जल कारावास तकनीक बहुत अस्पष्ट थी। मोहुआ के पास द्वितीय श्रेणी जल कारागार तकनीक गुप्त मैनुअल नहीं था। छिपाव तकनीक और भी अधिक अस्पष्ट थी। मोहुआ के पास द्वितीय श्रेणी की गुप्त तकनीक संबंधी गुप्त मैनुअल भी नहीं थी। एक साधक की शक्ति सामान्यतः उसके क्षेत्र पर आधारित होती है। प्रथम श्रेणी के मंत्र यद्यपि प्रयोग योग्य हैं, लेकिन द्वितीय श्रेणी के मंत्रों की तुलना में उनकी शक्ति और प्रभावशीलता दोनों बहुत कम हो जाएगी। प्रथम श्रेणी का जल पासिंग स्टेप चाहे कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, जब निष्पादित किया जाता है तो वह द्वितीय श्रेणी के निम्न स्तरीय मूवमेंट तकनीकों में से सबसे निम्नतम तकनीक से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। प्रथम श्रेणी जल कारावास तकनीक एक क्यूई शोधन साधक को फंसा सकती है और उन्हें कुछ क्षणों के लिए बांध सकती है, लेकिन एक फाउंडेशन स्थापना साधक के खिलाफ ये केवल एक क्षण तक ही टिकेगा, केवल एक व्यवधान के रूप में कार्य करेगा, उनकी गतिविधियों को बांधने या सीमित करने में असमर्थ होगा। प्रथम श्रेणी की छिपाव तकनीक वास्तव में काफी अच्छी है, क्योंकि छिपाव तकनीक का मूल साधक की दिव्य इंद्रिय पर निर्भर करता है। मोहुआ की दिव्य भावना अत्यंत प्रबल है, इसलिए छिपाव तकनीक का प्रभाव भी प्रबल है और दूसरों द्वारा आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फाउंडेशन स्थापना स्तर पर मोहुआ के वर्तमान दृष्टिकोण से वह देख सकता था कि उसकी छिपाव तकनीक में अभी भी कई खामियां थीं। ये प्रयोग योग्य तो था, लेकिन केवल ठीक ठाक ही था। यदि कोई मौका है तो उसे अभी भी द्वितीय श्रेणी की छिपाव तकनीक सीखने का तरीका ढूंढना होगा। द्वितीय श्रेणी जल कारावास तकनीक, द्वितीय श्रेणी छिपाव तकनीक, द्वितीय श्रेणी जल पारित करने का चरण। ये मंत्र या तो अस्पष्ट है या अंतिम तकनीकें हैं। मोहुआ उन्हें सीखना चाहता है, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। मोहुआ ने आह भरी। उन्होंने एक बार फिर एक किसान के लिए विरासत के महत्व को गहराई से महसूस किया। एक विशिष्ट कुल या संप्रदाय और अन्य ताओ साधना बलों के पास शास्त्र मंडप, पुस्तक मंडप, प्रशिक्षण मंडप और अन्य ताओ साधना भवन होते थे, जहां वे अपने ताओवादी भंडारों से निम्न से उच्च स्तर तक सर्वव्यापी, दुर्लभ, प्राचीन या अस्पष्ट साधना सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर एकत्रित और संजोकर रखते थे। साधना तकनीकें, ताओवादी कौशल, निर्माण विधियां, गोली बनाने की विधियां, शिल्प नियमावली और अन्य सभी चीजें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। जितनी बड़ी ताकत होगी, संग्रह उतना ही व्यापक होगा, खजाना उतना ही पूर्ण होगा तथा विरासत की नींव उतनी ही गहरी होगी। तब कुल या संप्रदाय के शिष्य एकाग्रचित होकर साधना कर सकते थे, उन्हें ऊंचे नीचे स्थानों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती थी तथा इन दुर्लभताओं साधना ग्रंथों की खोज में कष्ट नहीं उठाना पड़ता था। लेकिन एक ढीला किसान ऐसा नहीं कर सकता था। उन्हें साधना तकनीक, ताओवादी कौशल, निर्माण विधियां और अन्य सभी चीजें स्वयं ही ढूंढनी पड़ी और उन्हें स्वयं ही सीखना पड़ा। यदि कुछ मिल भी गए तो उन्हें सीखने के लिए अक्सर काफी कीमत चुकानी पड़ती थी। कुलीन कुलों ने लाभ कमाने के लिए इन उत्तराधिकारियों पर एकाधिकार कर लिया। साथ ही उन्होंने दुनिया के अधिकांश शिथिल साधकों के अमरता की खोज करने और ताओ के बारे में पूछताछ करने के मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया, जिससे शिथिल साधकों के ऊपर उनकी अपनी शक्ति मजबूत हो गई तथा हजारों वर्षों तक उनका क्षय नहीं हुआ। विरासत के बिना प्रगति कठिन है। मोहुआ ने फिर आह भरी। हालांकि वह इन बातों के बारे में पहले से जानता था, लेकिन उसने इन्हें दिल से नहीं लिया था। अब जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार हुआ और वह दुनिया के और करीब आया, उसने इसे और भी गहराई से महसूस किया। मंत्रों के अलावा निर्माण विधियों की स्थिति भी समान है, फिर भी कुछ हद तक अनोखी है। मोहुआ को निर्माण विधियों का अत्यंत गहन ज्ञान विरासत में मिला है। स्वर्गीय गुप्त गणना, स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना, आधी सकारात्मक और आधी अजीब, सभी स्वर्गीय रहस्यों को समाप्त करना न केवल दिव्य भावना के अनुप्रयोग हैं, बल्कि गठन विधियों पर अंतर्दृष्टि और नियंत्रण के लिए सर्वोच्च मंत्र बिंदु भी हैं। यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। यद्यपि मोहुआ का क्षेत्र निम्न है और उसका अनुभव उथला है तथा उसने निर्माण विधियों में इतनी उच्च दक्षता प्राप्त नहीं की है कि वह उनका चरम तक उपयोग कर सके।
स्वर्गीय रहस्य ट्रिकी गणना और स्वर्गीय रहस्य गणना निश्चित रूप से और भी अधिक गहन ज्ञान है। फिर भी स्वर्गीय गुप्त गणना और स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना दोनों का अध्ययन करने में सक्षम होना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से विचित्र माना जाता है। अभी स्वर्गीय गुप्त गणना का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना गुई ताओ के लोगों का आधार है, जो कि मो हुआ के चाचा से संबंधित गुई ताओ की खेती की नींव है। दानव संप्रदाय के गुई ताओ के लोग गुई ताओ में निपुण हैं, उनके पास असाधारण निर्माण विधियां हैं, वे ताओवादी दरबारी साधकों के ताओवादी हृदयों में शैतानों को स्थापित करने में सक्षम हैं, जिससे वे केवल उल्लेख मात्र से ही अपना साहस खो देते हैं। थोड़ा सा सीखने से भी महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि स्वर्गीय गुप्त ट्रिकी गणना को कभी भी बस थोड़ा सा नहीं माना जा सकता है। दिव्य ज्ञान के अनुप्रयोगों के अलावा मो हुआ के पास 5 तत्व निर्माण प्रवाह मानचित्र भी है। इसमें 5 तत्व संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बैक ओरिजिन गणना पद्धति के माध्यम से निकाले गए 5 तत्व स्रोत पैटर्न संग्रहित हैं। स्रोत पैटर्न में एक विशाल संरचना प्रणाली होती है जिसमें 5 तत्व शामिल होते हैं। ये सभी तत्व बिना किसी अपवाद के सबसे शीर्ष स्तर की संरचना विरासतों में से हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे बहुत उच्च कोटि के हैं। मो हुआ के पास अब सबसे बुनियादी और सरल प्रकार की विरासत का अभाव है, जो है द्वितीय श्रेणी निर्माण विधियों का परिचय। उसे यह समझने की जरूरत है कि द्वितीय श्रेणी प्रशिक्षण पद्धति वास्तव में क्या है। फॉर्मेशन पैटर्न कैसे बनाएं, फॉर्मेशन पिवट को कैसे व्यवस्थित करें, फॉर्मेशन आई का निर्माण कैसे करें। द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन और प्रथम श्रेणी फॉर्मेशन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। हालांकि उसे इन मामलों की कुछ समझ है, लेकिन उसकी पकड़ गहरी नहीं है। अब जब बात इस बिंदु पर आ गई है, मो हुआ को एहसास हुआ है कि उसमें अभी भी कई कमियां और खामियां हैं, और उसे भी द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन मास्टर बनने का रास्ता खोजना होगा ताकि वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन तैयार कर सके। दिव्य भावना दाव को सिद्ध करना, दिव्य भावना को आधार के रूप में उपयोग करना और संरचनाओं के साथ स्वयं को स्थापित करना। द्वितीय श्रेणी की संरचना सीखना और द्वितीय श्रेणी संरचना मास्टर बनना विशाल 9 महाद्वीपों में फैले विशाल साधना जगत में स्वयं को स्थापित करने के लिए एकमात्र पूंजी थी। लेकिन मो हुआ में द्वितीय श्रेणी प्रशिक्षण की बुनियादी विरासत का अभाव था। कुछ विचार करने के बाद उसने प्रशिक्षक यान से मिलने का निर्णय लिया। प्रशिक्षक यान माइनर हिडन स्पिरिट संप्रदाय से थे। यद्यपि लघु गुप्त आत्मा संप्रदाय का पतन हो गया था, फिर भी इसने पहले द्वितीय श्रेणी के गठन मास्टर्स का उत्पादन किया था, इसलिए इसे द्वितीय श्रेणी के गठन के कुछ गठन आरेख और गठन पुस्तकें पारित करनी चाहिए थी। हालांकि मो हुआ खाली हाथ आया। प्रशिक्षक यान घर पर नहीं थे और केवल मैनेजर मो ही आराम से अकेले चाय पी रहे थे। प्रशिक्षक कहाँ है? मो हुआ ने पूछा। मैनेजर मो ने सिर हिलाया, पता नहीं, पिछले कुछ दिनों से इंस्ट्रक्टर बहुत व्यस्त लग रहे थे, मन ही मन बुदबुदा रहे थे, और वो जल्दी निकल जाते थे और देर से लौटते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस काम में व्यस्त हैं। तो फिर प्रशिक्षक कब वापस आएंगे? बाद में, मैनेजर मो ने कहा, और फिर जिज्ञासा से मो हुआ की ओर देखा। क्या आपको किसी चीज के लिए प्रशिक्षक की जरूरत है? मो हुआ ने सिर हिलाया। मैं द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण के बारे में कुछ पूछना चाहता था। द्वितीय श्रेणी का गठन हुआ। मैनेजर मो को थोड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ ईर्ष्या भी हुई। जब वह पहली बार मो हुआ से मिला तो मो हुआ केवल 3 फॉर्मेशन पैटर्न के साथ एक उज्ज्वल अग्नि फॉर्मेशन बना सका। कुछ फॉर्मेशन बनाने और कुछ कड़ी मेहनत से अर्जित धन कमाने के लिए उसके फॉर्मेशन मंडप में आया। यहाँ तक कि उसने अपनी उम्र के बारे में भी झूठ बोला और अपनी युवावस्था के कारण एक गैर मौजूद बड़े भाई का भी झूठा दावा किया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही वर्षों में मो हुआ द्वितीय श्रेणी की शिक्षा सीखने वाला था। उन्हीं वर्षों में संरचनाओं के बारे में उनकी अपनी समझ में एक भी पैटर्न का सुधार नहीं हुआ था। फिर भी मो हुआ ने छलांगे और सीमाएं पार कर ली थीं, एक पूरी प्रमुख कक्षा को पार कर लिया था। वास्तव में तुलना आनंद का चोर है। मैनेजर मो ने मन ही मन बड़बड़ाया। मैनेजर मो, क्या आप जानते हैं कि द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है? मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा। मैनेजर मो प्रशिक्षक यान के कनिष्ठ भाई थे और माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट के शिष्य भी थे, और अधिकारों के अनुसार उन्हें एक संप्रदाय पृष्ठभूमि के साथ एक उचित फॉर्मेशन मास्टर भी माना जाना चाहिए। मैनेजर मो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मेरी चापलूसी मत करो, मुझे 7 या 8 पैटर्न वाले फॉर्मेशन बनाने में भी संघर्ष करना पड़ता है। वह एक सामान्य साधक थे तथा एक सामान्य निर्माण गुरु भी थे।
वह अपनी तुलना मोहुआ जैसे छोटे राक्षसों से नहीं कर सकता था। तथापि मैनेजर मो ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। अब जब आपने द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन का उल्लेख किया है, तो मुझे एक फॉर्मेशन मास्टर याद आया जो बहुत कुशल नहीं था। उसने 10 में से 9 फॉर्मेशन आरेखों को बिगाड़ दिया था, स्पिरिट स्टोन से क्षतिपूर्ति नहीं कर सका था, और अंत में उसने मुझे मुआवजे के रूप में एक पैतृक द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन पैटर्न एटलस दे दिया। द्वितीय क्रम गठन पैटर्न एटलस। हाँ, मैनेजर मो ने सिर हिलाया। इसमें कुछ बुनियादी द्वितीय श्रेणी के गठन पैटर्न और इन पैटर्न से संबंधित वेरिएंट शामिल हैं। मो हुआ आश्चर्यचकित हुआ, क्या ये बहुत कीमती नहीं है? मैनेजर मो ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, इस तरह की सामग्री ऐसी चीज है जो किसी भी परिवार के पास फॉर्मेशन विरासत के साथ होगी। इसे एक तरह का अधिक विशिष्ट फॉर्मेशन ज्ञान माना जाता है। क्या मैं देख सकता हूं? मो हुआ ने पूछा। बस यहीं रुको। मैनेजर मो ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा, अपना मोटा पेट ऊपर उठाया और उठे। मैं इसे ढूंढने जाता हूं। काफी समय हो गया है और मुझे याद नहीं कि मैंने इसे कहाँ रखा था। मैनेजर मो जल्दी से वापस आए और लगभग 2 घंटे बाद ही वे हाथ में एक प्राचीन पुस्तक लेकर वापस आए। नजर रखना। मैनेजर मो ने पुस्तक मोहुआ को सौंप दी। धन्यवाद मैनेजर, मोहुआ ने खुश होकर कहा। पुस्तक के कवर पर बड़े ही सुंदर ढंग से हस्तलिखित सेकेंड ऑर्डर फॉर्मेशन पैटर्न कैटलॉग लिखा हुआ था। मोहुआ ने किताब खोली और जल्दी से उसे पढ़ लिया। वास्तव में इसमें कई द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न शामिल थे जो मुख्य रूप से 5 तत्व पैटर्न पर केंद्रित थे और पैटर्न की अन्य प्रणालियों के साथ मिश्रित थे जो मोहुआ ने पहले कभी नहीं देखे थे। इसके अलावा इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के गठन पैटर्न के बीच अंतर और प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के पैटर्न में विकसित होने वाले बदलावों के बारे में विस्तार से बताया गया है। चित्रों और पाठ के साथ, यद्यपि यह गहन नहीं था, फिर भी यह बहुत विस्तृत था। इस कैटलॉग का मालिक निश्चित रूप से एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और सतर्क द्वितीय श्रेणी फॉर्मेशन मास्टर रहा होगा। हालांकि उनके पूर्वजों की विरासत शायद कमजोर थी, इसलिए गठन संबंधी किसी भी ज्ञान को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किया गया और उसे संजोकर रखा गया। ये सरल से लेकर जटिल, समृद्ध और विस्तृत था। यह मो हुआ के लिए बहुत बड़ी मदद थी। मो हुआ ने मैनेजर मो को फिर से धन्यवाद दिया। मैनेजर मो ने तुरंत इसे टाल दिया, कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मो हुआ की मदद करने में सक्षम होने से मैनेजर मो भी बहुत खुश हुए। इसके बाद मैनेजर मो ने चाय पी और मो हुआ ने किताब पढ़ी। थोड़ी देर बाद प्रशिक्षक यान भागते हुए वापस आए। मो हुआ को देखकर वे कुछ हैरान हुए। मो हुआ ने अपना उद्देश्य समझाया। प्रशिक्षक यान ने एक क्षण विचार किया, फिर सिर हिलाया। मेरे पास है, बस इंतजार करो। वह अपने कमरे में वापस गया और धूप बत्ती जलाने में लगने वाले समय की तलाश करने पर उसे 2 फॉर्मेशन पुस्तकें मिली। एक था द्वितीय क्रम संरचना का परिचय और दूसरा था द्वितीय क्रम संरचना का चित्रण। परिचय द्वितीय श्रेणी संरचनाओं के बुनियादी ज्ञान के बारे में बात करता है। ये संरचना सिद्धांत के बारे में है। चित्रण व्यवहारिक संरचना आरेखों के माध्यम से यह समझाने के बारे में है कि संरचना पैटर्न कैसे बनाएं और द्वितीय श्रेणी संरचनाएं कैसे बनाएं। ये माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट की विरासत है। रूढ़िवादी संरचना तकनीकें। हालांकि ये तकनीकें महान कुलों और महान संप्रदायों की तुलना में थोड़ी कमजोर जरूर हैं, लेकिन इनमें कोई त्रुटि नहीं होगी। ये तो बस अफसोस की बात है। प्रशिक्षक यान ने आह भरी, इतने वर्षों के बाद भी माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट में कोई भी उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं है, जिसमें वह स्वयं भी शामिल है। प्रशिक्षक यान ने मो हुआ को 2 फॉर्मेशन पुस्तकें आदरपूर्वक सौंप दी और उन्हें याद दिलाया, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ें और अच्छी तरह से सीखें। मो हुआ को ये विरासत सौंपना एक तरह से मो हुआ को माइनर हिडन स्पिरिट्स एक्ट को एक गद्दार को हटाने और उनके पूर्वजों की हड्डियों को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए भुगतान करने के समान था। प्रशिक्षक यान ने चुपचाप अपने मन में सोचा। हाँ। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। फॉर्मेशन पैटर्न कैटलॉग और द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन के परिचय और चित्रण के साथ उसे इस बात की प्रारंभिक समझ प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए कि द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन वास्तव में कैसे तैयार किए गए थे। हालांकि इससे पहले एक बात थी जिसके बारे में मो हुआ काफी उत्सुक था। प्रशिक्षक, आप अभी कहाँ गए थे? मो हुआ ने धीमी आवाज में पूछा। आमतौर पर कठोर और सख्त प्रशिक्षक यान के चेहरे पर एक क्षण के लिए अपराध बोध झलक रहा था। मो हुआ की चमकदार, जिज्ञासु आंखों में देखते हुए प्रशिक्षक यान खांसने लगा और अपनी नजरें फेरते हुए स्पष्ट रूप से बुदबुदाया। कुछ नहीं, बस मुझे अपना दिमाग साफ करना था। ओह।
मोहुआ हैरान दिखे, लेकिन उन्होंने आगे कोई दबाव नहीं डाला। अल्पविराम। वापस लौटने के बाद मोहुआ ने 3 फॉर्मेशन पुस्तकों से परामर्श करके द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन बनाने की विधि का अध्ययन करना शुरू किया। द्वितीय श्रेणी संरचनाएं 10 से अधिक द्वितीय श्रेणी संरचना पैटर्नों से बनी होती हैं। द्वितीय श्रेणी के गठन पैटर्न प्रथम श्रेणी के गठन पैटर्न के समान ही होते हैं, लेकिन भिन्न होते हैं। द्वितीय क्रम संरचना पैटर्न सूची का अध्ययन करने पर मोहुआ ने पाया कि द्वितीय श्रेणी संरचना पैटर्न 2 प्रथम श्रेणी संरचना पैटर्नों के एक में विलय के समान है, जो एक विशेष रूप के माध्यम से ताओवादी कौशल के समान है। द्वितीय श्रेणी के गठन पैटर्न प्रथम श्रेणी के गठन पैटर्न की तुलना में अधिक जटिल, अधिक गहन, अधिक रेखाओं और स्ट्रोक के साथ, अधिक परिवर्तनशीलता और दिशात्मकता पर अधिक सख्त आवश्यकताओं को शामिल करते हैं। द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न को बनाने में भी साधारण प्रथम श्रेणी के निर्माण पैटर्न की तुलना में दोगुनी दिव्य इंद्रिय की खपत होती है। तो यह ऐसा ही है, मोहुआ ने खुद से कहा। नींव स्थापना के बाद दिव्य अनुभूति दोगुनी हो जाती है। निर्माण कला में प्रथम श्रेणी के 9 पैटर्न से द्वितीय श्रेणी के 10 पैटर्न तक जाने पर दिव्य संवेदना की आवश्यक मात्रा भी दोगुनी हो जाती है, साथ ही निर्माण की शक्ति और प्रभाव भी दोगुना हो जाता है। मानक फॉर्मेशन विधि वर्गीकरण के तहत 10 पैटर्न फॉर्मेशन को डिफ़ॉल्ट रूप से द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन माना जाता है। प्रथम श्रेणी का फॉर्मेशन पैटर्न अपनी सरल संरचना के कारण 10 से अधिक पैटर्न वाला फॉर्मेशन नहीं बना सकता। केवल द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न, जिनमें अधिक परिष्कृत दिव्य भावना आवश्यकताएं, मजबूत संरचनाएं और अधिक जटिल मार्ग होते हैं, वे 10 से अधिक पैटर्न वाले निर्माण के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। परम संरचनाएं एक अपवाद हैं। उनमें दाव कानून शामिल हैं और वे श्रेणी की सीमाओं से परे हैं, जो सामान्य संरचनाओं से भिन्न हैं। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस तर्क के अनुसार प्रथम श्रेणी के अल्टीमेट फॉर्मेशन और द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन में पैटर्न की संख्या समान हो सकती है, लेकिन पैटर्न के ग्रेड बहुत भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए 10 पैटर्नों वाला प्रथम श्रेणी का अल्टीमेट फॉर्मेशन, जैसे रिवर्स्ड स्पिरिट अल्टीमेट फॉर्मेशन, तथा 10 पैटर्नों वाला द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन, दोनों ही 10 पैटर्न वाले फॉर्मेशन हैं, लेकिन एक प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन पैटर्नों से बना है, जबकि दूसरा द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन पैटर्नों से निर्मित है। स्पष्टतः द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न के लिए प्रथम श्रेणी के निर्माण पैटर्न की तुलना में दोगुनी दिव्य अनुभूति की आवश्यकता होती है। हालांकि इन 10 पैटर्न संरचनाओं के लिए आवश्यक दिव्य भावना में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखता है। कुछ देर तक विचार करने के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलने पर मोहुआ ने इस मुद्दे को फिलहाल टालने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि एक बार जब वह द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं को सही मायने में सीख लेंगे, तो वह प्रथम श्रेणी की परम संरचनाओं और द्वितीय श्रेणी की संरचनाओं के बीच दिव्य संवेदना के स्तर पर अंतर की सावधानीपूर्वक तुलना करेंगे। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के प्रशिक्षण की वास्तविक शिक्षा शुरू हुई। फॉर्मेशन सीखने के लिए सबसे पहले पैटर्न सीखना होगा। मोहुआ ने पहले द्वितीय क्रम संरचना पैटर्न कैटलॉग को कई बार पढ़ा, कई बुनियादी द्वितीय श्रेणी के 5 तत्व संरचना पैटर्न को अपने दिल में याद किया और कागज पर उनके सरल रेखाचित्र बनाए। फिर उन्होंने द्वितीय क्रम संरचना के चित्रण के आधार पर प्रथम द्वितीय क्रम संरचना बनाने का प्रयास शुरू किया। द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना ब्राइट फायर फॉर्मेशन एक फायर सीरीज फॉर्मेशन है, जिसका उपयोग हीटिंग और प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है, और यह अनिवार्य रूप से सभी रैंक वाले फॉर्मेशन में से सबसे बुनियादी है। मोहुआ ने जो पहली औपचारिक संरचना बनाई थी, वह भी एक उज्ज्वल अग्नि संरचना थी, लेकिन वह ब्राइट फायर फॉर्मेशन अपने 3 फॉर्मेशन पैटर्न के साथ रैंकिंग के लिए योग्य नहीं था। अब ब्राइट फायर फॉर्मेशन एक द्वितीय श्रेणी का फॉर्मेशन था जिसमें कम से कम 10 फॉर्मेशन पैटर्न थे। बेशक मोहुआ के लिए अब 14 पैटर्न पर दिव्य भावना गुणवत्ता परिवर्तन के साथ 10 गठन पैटर्न विशेष रूप से कठिन नहीं थे। चुनौती द्वितीय श्रेणी संरचना प्रणाली की उनकी अभी भी प्रारंभिक समझ और निपुणता में थी। मोहुआ ने द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना के गठन आरेख पर ध्यान केंद्रित किया और उसे याद किया। दोपहर 1:10 पर उन्होंने अपने चेतना सागर में ताओवादी स्तंभ पर द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना का अभ्यास किया, अकेले एक स्तंभ के साथ, एक संरचना के साथ, जैसा कि तब था जब उन्होंने पहली बार फॉर्मेशन बनाना सीखा था। मोहुआ को एक क्षणिक मूर्छा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सारी संरचनाएं सीख ली हों, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत सी संरचनाएं सीखी ही न हो। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि वह कितना कम जानता था।
अब जबकि उनकी फॉर्मेशन कौशल द्वितीय श्रेणी के करीब पहुंच रही थी, सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा था। उन्हें पूरी तरह से नए गठन पैटर्न सीखने थे, गहन गठन सिद्धांतों को समझना था और महान दाव के अधिक प्राचीन पहलुओं में तल्लीन होना था। मो हुआ ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया, मन की विनम्र और शांत स्थिति बनाए रखी और अपनी मूल आकांक्षा को बरकरार रखते हुए उन्होंने ताओवादी स्केल पर अपना पहला द्वितीय श्रेणी का निर्माण करना शुरू किया। उज्ज्वल अग्नि संरचना। द्वितीय श्रेणी के निर्माण पैटर्न अधिक जटिल होते हैं, उन्हें चित्रित करने में अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है तथा अधिक दिव्य संवेदना की आवश्यकता होती है। संरचना की संरचना में भी कई विविधताएं शामिल हैं। मो हुआ ने अपरिचित शुरुआत करते हुए कई बार गलतियां की। या तो पैटर्न का कोई स्ट्रोक गलत था, फॉर्मेशन पिवट में टकराव था, या लेआउट को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया था। मो हुआ के पास संरचना पैटर्न को मिटाने, अपनी दिव्य भावना को वापस लेने और चित्र बनाना जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बार बार थकाव और यांत्रिक, लेकिन मो हुआ को लंबे समय से इसकी आदत थी। उनकी चित्रकारी में निपुणता बढ़ती गई, संरचना पिवोट्स के बारे में उनकी समझ गहरी होती गई तथा द्वितीय श्रेणी संरचनाओं की संरचना के बारे में उनकी समझ उत्तरोत्तर स्पष्ट होती गई। यदि वह नहीं जानता था तो सीखता था, यदि वह कुशल नहीं था तो अभ्यास करता था। संरचना को 100 बार बनाइए और इसका अर्थ स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। मो हुआ ने बार बार चित्र बनाना जारी रखा जब तक कि उसने द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना को दर्जनों बार नहीं बना लिया। हर संभव गड़बड़ी में ठोकर खाने के बाद अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। पैटर्न और पिवट का सहज विलय हो गया। उसके स्ट्रोक का विवरण उसकी छाती में स्पष्ट हो गया। उनकी कलम अधिक आत्मविश्वास, उद्देश्य और माप के साथ चलती थी। अंततः पता नहीं कितनी देर बाद मो हुआ ने आखिरी प्रहार किया और संरचना पूरी हो गई। ताओवादी स्तंभ पर द्वितीय क्रम उज्ज्वल अग्नि संरचना के पैटर्न चमक रहे थे, शानदार ढंग से चमक रहे थे, उज्ज्वल प्रकाश के साथ टिमटिमा रहे थे। ये प्रकाश अधिक परिष्कृत, चमकदार था। पहले की तरह इसने द्वितीय श्रेणी के फॉर्मेशन मास्टर मो हुआ के लिए मार्ग का पहला कदम रोशन कर दिया। मो हुआ ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। द्वितीय श्रेणी का गठन, अंततः उसने एक चित्र बना ही लिया। मो हुआ को गर्व का अनुभव हुआ जब उसने ताओवादी स्तंभ पर द्वितीय क्रम की उज्ज्वल अग्नि संरचना की प्रशंसा की तथा अनिच्छा से उसे मिटा दिया तथा अपनी दिव्य इंद्रिय के वापस लिए जाने की प्रतीक्षा की तथा उसे बनाना जारी रखा।